पता है यूरोप के मध्यकाल में बहुत समय तक ये माना जाता रहा है कि सूर्य जो है वो पृथ्वी का चक्कर लगाता है, पृथ्वी सेंटर पे है। इस तरह के विचारों को कब चैलेंज किया गया और पुनर्जागरण काल क्या है उसके बारे में जानने की कोशिश। दोस्तों, जब भी हम पुनर्जागरण काल की बात करते हैं, पुनर्जागरण की बात करते हैं, ये एक हिस्टोरिकल इवेंट है जो लगभग 14वीं से लेके 16वीं शताब्दी के बीच में होता है, खासतौर पे यूरोप में, इटली केंद्र में होता है। अब पुनर्जागरण शब्द से क्या समझ में आता है, जिसे हम रेनेसांस, कि किस चीज का जागरण हो रहा है उसे समझने की कोशिश। जब भी आप यूरोप के मध्यकाल को देखने की कोशिश करेंगे, वो डार्क एजेस के तौर पर जाना जाता है। डार्क एजेस मतलब एक ऐसा एज जहां बहुत ज्यादा रोशनी नहीं है, तर्क नहीं है। वो एक धर्म आधारित व्यवस्था थी जहां जो धर्म या चर्च कहता था वही माना जाता था और इंसान केंद्र में नहीं था, वहां पे ह्यूमनिज्म केंद्र पे नहीं था। तो दो बातें आपको याद रखनी है कि वो डार्क एजेस थी क्योंकि ह्यूमंस सेंटर पे नहीं थे, जो भी चीजें हो रही थी उसमें धर्म केंद्र पे था, ह्यूमंस केंद्र पे नहीं थे। और दूसरी बात है, उसमें एक ब्लैक डेथ का कॉन्सेप्ट था, ब्लैक डेथ ट्रेजेडी का है, या बहुत ज्यादा जो महामारी थी ब्लैक डेथ की, उसकी वजह से भी उसको मेडिवल और डार्क फेजेस बोला जाता है। तो पुनर्जागरण का मतलब है कि एक बार जो सोई हुई जनता है वो फिर जागती है, लेकिन जाग के वो किस चीज का जागरण है? वो जागरण है जो एंशिएंट ग्रीक फिलॉसफी और रोमन फिलॉसफी होती थी, उसका फिर से यूरोप में सेंटर पे आना। तो जब भी आप एंशिएंट ग्रीक और रोमन फिलॉसफी पढ़ेंगे, उसमें बहुत बड़े बड़े थिंकर्स थे, लेकिन लगभग 13वीं शताब्दी में यूरोप में ये सब बहुत प्रचलन में नहीं था। इन थिंकर्स के बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं थे। तो वहां ऐसा क्या होता है कि इन थिंकर्स के बारे में जानकारी मिलती है और फिर इनको पढ़ना शुरू होता है। फिर से वहां के लोगों को इंसान की क्रिएटिविटी पे यकीन हो जाता है, उसके अचीवमेंट्स पे यकीन हो जाता है, ह्यूमनिज्म पे यकीन हो जाता है। तो 2-3 रीजन बताए जाते हैं इसके इमर्जेंस के। जो सबसे बड़ा रीजन है वो है क्रूसेड्स, जो एक धर्म युद्ध होते थे खासतौर पे मेडिवल पीरियड में। धर्म युद्ध के बाद जो यूरोप के लोग हैं वो इस्लामिक जो सिविलाइजेशन है उनसे मिले, उनसे युद्ध के थ्रू कल्चरल एक्सचेंज हुआ और वहां से उनको बहुत सारी किताबें मिली जो इस तरह के जो एडवांस सिविलाइजेशन थी, इस्लामिक सिविलाइजेशन, उसके माध्यम से वो किताबें यूरोप में पहुंच गई। एक रीजन ये है। दूसरा है कि फ्लोरेंस एक जगह है इटली में, वहां पे एक मेडिगी फैमिली थी जिनका खुद का बैंक था। उन्होंने ऑटोमन और व्यापार से बहुत ज्यादा पैसा कमाया। अब उस पैसे को उन्हें स्पेंड कैसे करना है उसके बारे में विचार कर रहे थे। तो उन्हें लगा कि देखो, ब्यूटी, आर्ट और इन चीजों पे पैसा खर्चा करते हैं। उन्होंने वो पैसा लगाया आर्टिस्ट, क्रिएटिव लोगों को अपने पास बुलाने में, लाइब्रेरी क्रिएट करने में, ताकि पुरानी किताबें पढ़ी जा सके, उनको लाया जा सके। और उस परंपरा के तहत फंडिंग की मदद से और उस तरह के थिंकर्स को और आर्टिस्ट को कलेक्ट करने की वजह से फिर से एक बार एंशिएंट ग्रीक और रोमन फिलॉसफी, रोमन आर्ट के बारे में डिस्कशन आया और वो चीजें वापस आने लगी। एक और रीजन है, वो है कुस्तुनतिनिया जो केंद्र था, उसमें बहुत सारे आर्टिस्ट और उन लोगों का, उसका पतन होने लग जाता है। जब उस स्थान का पतन होता है तो वहां के जो थिंकर, आर्टिस्ट और क्रिएटिव लोग होते हैं वो वापस इटली और बाकी जगह जाने लगते हैं। तो ये 3 रीजन है जिसकी वजह से वहां पे नए तरीके का एक बदलाव होता है। एक और कारण है वो है कि प्रिंटिंग प्रेस का जो आगमन होता है। प्रिंटिंग प्रेस के आगमन की वजह से जो 1-2 किताबें मिली थी उनको भी ज्यादा प्रिंट करके आम लोगों तक पहुंचाया जाने लगा। जो क्रिएटिव लोग थे उनकी जो लिखावट है वो फिर लोगों तक पहुंचने लगी। गुटनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस खोजा और जो शुरुआती किताबें थी, चाहे दांते की डिवाइन कॉमेडी हो या मैकियावेली की प्रिंस हो या शेक्सपियर की हैमलेट हो, इस तरह की किताबें आम जनता में पहुंचने लगी और उनको एक नए तरीके की थिंकिंग मिलने लगी। तो पुनर्जागरण का मतलब है कि एक बार जनता फिर से जाग गई है, अब धर्म केंद्र पे नहीं है, अब ह्यूमनिज्म मानव केंद्र पे है और मानव की क्रिएटिविटी का फायदा उठाया जाएगा, उसकी थिंकिंग का फायदा उठाया जाएगा, उसके अचीवमेंट पे बातें होंगी। तो ये तो है पुनर्जागरण की कहानी। लेकिन इसका इंपैक्ट क्या पड़ा? आप साथ साथ अगर देखेंगे कि 14वीं से 16वीं शताब्दी के बीच जो फ्यूडल सिस्टम था वो कहीं ना कहीं कमजोर हो रहा था और कैपिटलिज्म इमर्ज होने की कोशिश कर रहा। अब इसके बीच में क्या होता है, फ्यूडल सिस्टम खत्म होता है, कैपिटलिज्म इमर्ज हो रहा होता है और उसी समय वहां पे महामारी आती है, ब्लैक डेथ आती है, जिससे लोगों की संख्या बहुत कम हो जाती है। नए व्यापार के लिए लेबर चाहिए और तब लेबर्स के पास या लोगों के पास एक पार आती है कि वो अपनी ज्यादा सैलरी मांग सकें और ज्यादा डिमांड कर सकें। उसकी वजह से एक मिडिल क्लास क्रिएट होता है। जो मिडिल क्लास क्रिएट होता है वही इन पढ़ाई और बाकी चीजों में इंटरेस्ट लेता है, तभी एक नया बदलाव आता है। तो एक बदलाव हो गया कि फ्यूडलिज्म से कैपिटलिज्म की तरफ जाते हैं। दूसरा है एक्सप्लोरेशन का, कि क्योंकि अब ऑटोमन एम्पायर से जो व्यापार हो रहा था वो तो फैला ही है, अब लोगों को लगा कि हम नई जगहों को जानने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि अब इंसान केंद्र पे आ गया है। एक्सप्लोरेशन वाले में खासतौर पे वास्को डी गामा और कोलंबस का नाम आता है। ये निकलते हैं, दुनिया के दूसरे हिस्से में जाने की कोशिश करते हैं, चाहे मसालों के लिए चाहे व्यापार के लिए। तीसरा बदलाव होता है विज्ञान को लेके। अभी तक माना जाता था कि जो चर्च बोल रहा है, धर्म बोल रहा है, वही विज्ञान है। लेकिन उस दौर में चाहे कोपरनिकस का आना हो गया या उसके बाद गैलीलियो का इमर्जेंस हो गया, ये लोग ये साबित करते हैं कि विज्ञान से दुनिया को बेहतर समझा जा सकता है और विज्ञान कहीं ना कहीं सच के ज्यादा नजदीक है, वो बताने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ धर्म सुधार जो आंदोलन शुरू होता है मार्टिन लूथर किंग की वजह से, वो भी एक बड़ा इंपैक्ट। जर्मनी में एक धर्म सुधार आंदोलन शुरू होता है जहां पे कैथोलिक जो चर्च था वो लोगों से पैसा लेने का, टैक्स लेने की जो व्यवस्था थी और मनुष्य के
ऊपर जो कंट्रोल था उसको खत्म करने के लिए मार्टिन लूथर किंग आंदोलन करते हैं, रिफॉर्मेशन मूवमेंट शुरू होता है, प्रोटेस्टेंट एक अलग धर्म निकल के आता है। तो ये तो बातें थी पुनर्जागरण है क्या, पुनर्जागरण में कैसे, पुनर्जागरण के आने में किन लोगों ने सहयोग करा, पुनर्जागरण का इम्पैक्ट क्या रहा। तो जब भी हम पुनर्जागरण के बारे में पढ़ने की कोशिश करें कि उस मध्यकालीन यूरोप को समझने की कोशिश करें, और मध्यकालीन यूरोप में जो एंशिएंट ग्रीक और रोमन फिलॉसफी और आर्ट का आना है उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है उस सोसाइटी में और बाहर की दुनिया में, वो देखने की कोशिश करें। तो ये बातें थी पुनर्जागरण काल के बारे में, पुनर्जागरण काल के आने के बारे में, उसके इम्पैक्ट के बारे में। लगातार ऐसे वीडियोज आपको मिलते रहेंगे सिंपल एक्सप्लेनेशन के साथ। दोस्तों मेरा नाम है संदीप सिंह और सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल। कमेंट करके बताइए कि और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, उस तरह के वीडियोज आपको दिए जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।